शहरी गरीबों के मकान बनाने के लिए 2 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं ये तो सीमित स्थानों पर है। पटना और उसके आसपास के जो शहर हैं, फुलवारी, दानापुर, खगौल, वो उसमें शामिल है, और बोधगया। और एक दूसरी योजना है जो अनेक शहरों में चलाई जा रही है, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम। यह 28 शहरों में चलाई जा रही है। ये 2 प्रकार की योजना चल रही है। यहाँ की जो योजना है वो शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, और इसी के अंतर्गत मकान का निर्माण हुआ है। अरुण कुमार जो भूखों के अधिकारी हैं, उन्होंने जानकारी दी, माननीय मंत्री जी ने भी बताया, अन्य लोगों ने इसकी जानकारी दी कि किस प्रकार से जो लागत है उसके अंदर ही यह मकान बनकर तैयार हुआ है। दोनों योजनाओं में कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी 6,000 से कुछ ज्यादा मकानों पर काम चल रहा है, और उसमें कुल मिलाकर 2,561 मकान बनकर तैयार हैं, और 3,572 जो आवास खंड है उस पर निर्माण जारी है। बाकी पर भी काम होना है। हमारे अधिकारी बता रहे हैं कुछ जगह की दिक्कत होती है, यहाँ पर अन्य जगहों पर भी मकान बनेगा। यहाँ की योजना और ज्यादा संख्या में स्वीकृत है। आज जिन लोगों को मिल रहा है तो मैं शुभकामना देता हूं, और जिनको आज नहीं मिल पा रहा है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका भी सर्वे के समय नाम था, उन सब लोगों को इसी प्रकार का मकान बनकर मिल जाएगा। यह बात अलग है कि मकान बनने में जगह की कमी के कारण भले ही विलंब होता हो, लेकिन सरकार को मकान बनाना है, भले ही राशि बढ़ जाए, लेकिन सबको देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और इसमें आमतौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की लगभग बराबर की हिस्सेदारी। लेकिन ये जो योजना बनी है, इसमें तो मैं देख रहा हूं जो शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं नाम की जो योजना है, इसमें पूरी लागत सिर्फ इस 192 आवासीय खंड का नहीं, पूरा जो योजना है शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, ये कुल लागत इसकी है 709 करोड़ 98 लाख रुपया, और इसमें 22,372 आवासीय भवनों का निर्माण होना है। इसमें भारत सरकार का अंशदान है 312 करोड़ 76 लाख रुपया, और राज्य सरकार का अंशदान है 397 करोड़ 23 लाख। यानी आमतौर पर माना जाता है कि 50-50 आधा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि आधा से ज्यादा राज्य सरकार को लग रहा है और आधा कम केंद्र सरकार को देना पड़ा। लेकिन ये जो संयुक्त योजना है केंद्र और राज्य की मिलाकर दोनों को पैसा देना पड़ता है, उसके माध्यम से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। गांव में इंदिरा आवास चलता है। जितने लोग बीपीएल श्रेणी में आते हैं, सब लोगों को बारी बारी से इंदिरा आवास के लिए पैसा मुहैया कराया जाए। शहरों में जो मलिन बस्तियों में लोग रह रहे थे, बुरा हाल था, न पानी का प्रबंध है, न बिजली का प्रबंध है, न नाली का प्रबंध है, बिल्कुल विकट परिस्थिति में लोग जीते हैं। उन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने की नियत से इस योजना को चालू किया गया, और वही किया जा रहा है। और आज मुझको अच्छी तरह याद है, इस योजना का शिलान्यास करने भी हम आए, और एक ही जगह से सबका शिलान्यास भी हुआ था। शाम में हम आए थे, रात हो गया था। 3 साल पहले, 3 साल से भी ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 2008 में आए। अगला दिन सबका विभाग बदल गया।
तो उसके एक दिन पहले हुआ था शिलान्यास यात्रा, तो याद है हमको 4 साल पहले। तो आज मुझको खुशी है कि योजना ऐसा नहीं हुआ कि समय के अंतराल में कहीं खो गई, बल्कि कुछ कठिनाई जरूर आई, लेकिन इस योजना को पूरा किया गया। मैं माननीय मंत्री जी नगर विकास से अनुरोध करूंगा और नगर विकास के सचिव से सुधीर कुमार जी से कि भाई इसकी पूरी मॉनिटरिंग कीजिए, अनुश्रवण कीजिए और हर सूरत हाल में मकान बनना चाहिए। तो शुरुआत है, हम तो इससे ज्यादा आगे जाना चाहते हैं। जो गरीब गुरबा है, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, हम एक ही बात सबको कहा करते हैं, सारे अधिकारियों की मीटिंग में हम एक बात पूछते हैं कि भाई हर आदमी का एक पता होना चाहिए। और हम अधिकारियों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब लोग को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ करके पास होकर के अधिकारी बने। आप ये बताइए कि अगर आपका कोई पता नहीं होता तो आपका जो नियुक्ति पत्र है वो किस पते पर आपको जाता? तो अगर आपका पता नहीं होता तो आपको नियुक्ति पत्र जाता नहीं, तो आप इतने बड़े अधिकारी बनते नहीं। इसलिए पता की कितनी अहमियत है। पता जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, सबको एक एड्रेस, उसका एक पता जरूर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो प्रदान करना किसकी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी हम लोगों की है, चाहे वो नगर परिषद में चुन करके आए हुए लोग हों, या राज्य सरकार के लिए चुनकर आए हुए लोग हों, या केंद्र सरकार के लिए चुनकर आए गए लोग। हम सब लोगों की बुनियादी जिम्मेवारी है। तो जैसे भोजन जरूरी, कपड़ा जरूरी, उसी तरह से मकान जरूरी। तो उसी दृष्टिकोण से शहर की हालत में बेतरतीब लोग बस जाते हैं, उनको ठीक ढंग से बसाना। पटना पुराना शहर है, फुलवारी तो सब पटना का हिस्सा। एक शुरू से बना हुआ फुलवारी नगर परिषद अलग है, लेकिन फुलवारी और पटना में फर्क क्या है? फुलवारी में कोनो जमीन सस्ता है क्या? यहाँ कोई मकान बनाना चाहेगा तो उसको सस्ता मिलेगा। हम लोग इतना ज्यादा कुछ ना कुछ चारों तरफ काम कर रहे हैं। सड़क नया बनाते हैं, पता चलता है सड़क के दोनों तरफ 2 किलोमीटर अंदर तक के जमीन के दाम में आग लग जाती है। लोग जिसको पैसा घूमता रहता है, कहीं कहीं जमीन खरीद लेता है, पता नहीं सरकार यहाँ से फिर कोई और चीज कर दे तो उसमें पैसा और ज्यादा मिलेगा। फिर तो चारों तरफ हो रहा। शहर को तो हम व्यवस्थित करना चाहते हैं, उसके लिए भी अलग से हम लोग काम कर रहे हैं। शहर का मास्टर प्लान बन रहा है। ये शहर पर जो एकदम बिल्कुल अंधाधुंध बोझ पड़ रहा है, जो भी बिहार का आदमी है सब सोचता है कि अगर घर बनाना तो चलो पटना में बना, क्योंकि ले दे करके पटना राजधानी का शहर है। हालांकि हम इसको भी सुव्यवस्थित शहर की श्रेणी में नहीं मानते। अव्यवस्थित ढंग से लोग बढ़ते गए हैं, खेत में मकान बना लिया, अब वहां बरसात से पानी जमा होता है, कहीं 24 घंटा का चैनल चालू हो गया, वहां पानी पड़ेगा बरसात का तो पानी होगा ही, तो उसी का फोटो ही लोग दिखाएगा, देखिए सुशासन का कमाल। तो हमसे पूछ के किसवा में मकान बनाया बताइए, तो उस समय तो एक लाइन जोड़ दीजिए साथ साथ। लेकिन खैर, तो इस कठिन परिस्थिति में शहर के बुनियादी सेवाओं का, शहर का विकास करना, बुनियादी सेवाओं का शहर, वो कितना कठिन काम है। अगर पहले से सब कुछ हो जाए, आजकल आधुनिक शहर बसता है तो पहले ही नाला के बारे में सोच लिया जाता है, सड़क के बारे में सोच लिया जाता है, बिजली का पोल किधर रहेगा उसके बारे में सोच लिया जाता है, इस सब के लिए जगह छोड़ दिया जाता है। तब भूखंड बढ़ता है, कहीं मल्टी स्टोरी बनता है, कहीं एक मंजिला बनता है, कहीं बाजार बनता है, कहीं स्कूल बनता है, कहीं अस्पताल बनता है। तो उसको कहते हैं सुव्यवस्थित ढंग से बसना। हम भी चाहते हैं आगे से जो नगर बसे इसी तरह से सुव्यवस्थित बसे। अब जो पानी में बना लेते हैं नाली है नहीं, अगर पहले से नाली का प्रबंध हो जाएगा
तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए पटना का मास्टर प्लान भी बन रहा है और शहर के इर्द गिर्द इलाकों में अगर लोग बसना चाहते हैं तो उसका एक नियम कायदा कानून हम लोग बनाना चाहते हैं ताकि उसी हिसाब से बना। अब पटना में लोग मकान बनाने लगता है, जगह छोड़ता ही नहीं। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कई जगह कुछ रास्ता लोगों का चौड़ा हो गया, वरना हालत क्या है। आप कल्पना करिए अगर कोई आपदा आएगी, भगवान न करे, खुदा न करे कि कोई आपदा आए, लेकिन अगर मान लीजिए भूडोल हो जाता है, भूकंप होता है, तो क्या होगा। हम देश में केंद्र में जब मंत्री थे, कृषि मंत्री, तो उस समय आपदा का काम देखना पड़ता था कृषि विभाग, अब तो अलग को काम हो गया। तो उसी समय गुजरात के भुज में भूकंप आया, तो उस काम को हम देख रहे थे, तो सारे विशेषज्ञों ने बताया हमको, चूंकि हम बिहार के रहने वाले थे, तो हमको उन लोगों ने बताया कि सर आपको बता देते हैं, अगर जिस रिक्टर पैमाने पर भुज में केंद्र बिंदु रहा, एपी सेंटर रहा, अगर इस प्रकार का भूकंप इस पैमाने पर पटना में आ जाए तो आपके यहाँ 5 लाख लोग मरेंगे। ये कब कहा? 2001। क्यों? भूकंप से लोग नहीं मरते, भूकंप में जो मकान ढहते हैं उनके मलबों में दब कर लोग मरते हैं। तो मकान कैसा बनाना चाहिए? भूकंप रोधी बनना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो बीच में जाना चाहिए, आग लग गई तो दमकल के जाने का रास्ता होना चाहिए, कुछ नहीं। जैसे तैसे लोग आपाधापी में शहर के इर्द गिर्द शहर में बसने के चक्कर में मकान बन गया। तो इसको सुधारना और नया जो लोग बसावे वो व्यवस्थित ढंग से बसावे, तभी पटना शहर भी रहने लायक होगा। आपदाओं के आने की स्थिति में भी नुकसान कम से कम होगा। तो इन सब चीजों के लिए बिल्डिंग बायलॉज होता है, दूसरी चीजें होती है, और कायदे कानून सब में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक कानून बनाने पर नगर विकास विभाग काम कर रहा है। और मुझको पूरा विश्वास है कि इन सभी विषयों को समेटते हुए शहरों की बसावट ठीक हो, शहर पर कोई आफत आवे तो नुकसान कम से कम हो, इसको ध्यान में रखकर उसको व्यवस्थित करने के लिए और नया कोई बसे नए जगह पर तो वो खूब अच्छे ढंग से बसे, इसी को ध्यान में रखकर एक नया कानून हम लोग बनाना चाहते हैं और उसी पर नगर विकास विभाग काम कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर व्यवस्थित ढंग से कोई काम होगा तो हर चीज का ख्याल पहले ही किया जाएगा, हर तबके के लोग बस जाएंगे। मान लीजिए किन्हीं को शहर में फ्लैट लेने का औकात है, फ्लैट लेंगे, किन्हीं को अलग मकान में रहने का औकात होगा, अलग मकान में रहेंगे, जो गरीब गुरबा है उसके लिए भी वहां गुंजाइश हो। ऐसा कोई शहर नया नहीं बसना चाहिए जिसमें गरीब आदमी के बसने की और रहने की गुंजाइश न हो। इसलिए कानून हम लोग उसी दृष्टिकोण से बनाए। किसी का जमीन चला जाता है उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जिस समय जमीन खरीदा जाता है या लिया जाता है उस समय उसका दाम कुछ रहता है, लेकिन जैसे ही विकास की बात फैलती है उसका जमीन का दाम कई गुना बढ़ जाता है, जिसका हमने जिक्र किया कि सड़क बनते बढ़ जाती है। तो जमीन लिया जाए तो जिस व्यक्ति की जमीन जाती है उस व्यक्ति का भी उसमें स्थायी तौर पर रुचि रह जाए। अगर किसी का 1 एकड़ जमीन गया तो कुछ हिस्सा उसका वहां रहे, ताकि जितनी कीमत आज 1 एकड़ की है और जितनी कमाई आज 1 एकड़ से हो रही है उससे कहीं ज्यादा कमाई छोटे से जमीन के टुकड़े से हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी भी उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम कानून बनाए। अभी बन रहा है, जब पूरे तौर पर बनेगा हमारी कोशिश है कि विधानमंडल के शरदकालीन सत्र तक एक नया कानून हम लाने में कामयाब हो जाए। उसमें इन सब चीजों का ख्याल रखें। आज
मुझे खुशी आपके बीच आकर के, और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, कल जन्माष्टमी भी था, तो ये जो एक पाक महीना चल रहा है, इस बीच में लोगों को आज मकान का कब्जा मिलने जा रहा है, तो उनके जीवन में जो खुशी आएगी उसको हम समझ सकते हैं। तो जैसे आज जिनको चाबी मिलेगी, जिनको कागज मिलेगा, उनके जीवन में जो आज खुशी आएगी, इसी तरह की खुशी सभी गरीबों के जीवन में आए, यही हमारी कामना है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। तो मैं नगर विकास विभाग को धन्यवाद देता हूं, नगर परिषद की अध्यक्षा को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने आज के कार्यक्रम में यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ सबने, और नगर विकास के मंत्री जी हैं, उनके तो विभाग का ही कार्यक्रम है, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया और मुझको भी अच्छा लगा कि भले ही 4 साल पहले शिलान्यास करने आए थे, तो आज उद्घाटन करने के लिए भी आए और शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन कर रहे हैं, इसका श्रेय आपको जाता है। नहीं तो बीच में तो चुनाव हुआ था, अगर हम लोगों को नहीं जिताते तो उद्घाटन कोई और आके करता है, तो आपने उद्घाटन करने का अवसर दिया, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे इसी तरह से अपने शिलान्यास किए गए सारे कार्यों का उद्घाटन करने का अवसर मिले, वैसा ही व्यवहार करेंगे और उसी ढंग से सरकार चलाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय My dear students, ladies and gentlemen, I, Dr. Vinay Bhushan from the Department of Applied Physics, Birla Institute of Technology, Misra, Patna campus, Nitish Kumar ji, and its subsequent implementation by our Honorable Vice Chancellor, Professor Ajay Chakravarti. We have in our midst several eminent personalities present on the dais. V.I.T. Misra, Professor Mantri Chakravarti, Head, Department of Architecture, V.I.T. Misra, and Professor S.P. Lal, Deputy Director of our V.I.T. Patna campus. We are really grateful to our distinguished dignitaries who have been kind enough to spare some time from I request Shweta to present bouquet to our Honorable Vice Chancellor, Professor जगत्राता विश्व विभाता
कैमरा नहीं चल रहा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। कैमरा से नीचे कर लो भाई। Our Honorable Vice Chancellor, Professor Ajay Chakravarti, to deliver the welcome speech. Very filled up, and this has given a great boost. But I would like to recall 1 year back when I met our Honorable Chief Minister. He was very enthusiastic and suggested a number of things, and one of them was to start the program of architecture. After that, I started wondering about his knowledge, because architecture, India needs large number of architects for the infrastructure development going on, and eastern part of India has the poorest show. Right now with BIT Patna coming up with architecture, this is the third institute after NIT Patna and one institute in Munger. There are a small number of institutes in Odisha, maybe one in Assam, and maybe around 4 or 5 in Bengal. Whereas the state in the western and northern, even in the south, almost each state has got 40 to 50 schools of architecture. So there is a huge potential which was unexploited, and it was pointed out no other than by the builder of modern Bihar, the Chief Minister, Sri Nitish Kumar. We took lots of enthusiasm. We started recruiting faculty, started planning how the program is to be run. He has not the space and allotted all these resources which are required to start an excellent architecture department. Building the builder of the modern Bihar to be with us and to give us all basic so that we are able to go for success in our endeavor. I would like to thank at the end all the people from the press, from the government, including the police, all my colleagues who are assembled here, and all the associated directors and head of the institutes in Patna and Bihar to give a strong support for the expansion of BIT Patna. This particular BR Remark program. So I congratulate from NIT Patna. I assure all the help and cooperation needed for this new department. In November 2005, he inherited a state dreaded for its near total absence of governance and almost total collapse of administration, but with प्रमुख प्रोफेसर मंजरी चक्रवर्ती जी, NIT पटना के निदेशक प्रोफेसर अशोक डे जी, बिहार सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छात्र छात्राओं, आज BIT मिश्रा के पटना कैंपस में आकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। कितना समय बीत गया
और क्या कुछ हो गया यहाँ आने के बाद इसका एहसास हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोगों की सरकार बनी तो उस समय मेरे सामने सरकार बनने के सप्ताह 10 दिन के अंदर ही बीआईटी के पटना कैंपस से संबंधित एक विषय लाया गया। पटना में बीआईटी मेसरा का कैंपस स्थापित हो, ये निर्णय प्रेसिडेंट रूल में ही लिया जा चुका था। दोनों के बीच में, बिहार गवर्नमेंट और बीआईटी मेसरा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन एक विषय अटका हुआ था। कैंपस के लिए जमीन राज्य सरकार ने दे रखी थी और कैंपस के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से देने का वादा था। ट्रस्ट यह कि इसको बनाए कौन। बीआईटी मेसरा के लोगों को लगता था कि अगर वो बनाएंगे तो जल्दी बनाएंगे, और बिहार सरकार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को लगता था कि ये तो उनका अधिकार है। और यही वो विवाद था, पैसा देना है, जमीन देनी है, ये तो तय था, उसमें कोई असहमति नहीं हो सकती थी। लेकिन विवाद का विषय था मकान बनाए कौन। तो यही विषय है, और संयोग से मेरे ख्याल से उस समय के जो भवन निर्माण के सचिव थे वही आजकल साइंस टेक्नोलॉजी के प्रधान सचिव थे, यहाँ उपस्थित थे, अन्य स्थान से चलाए। जब ये विषय मेरे पास आया, बीआईटी मेसरा के उस समय के सारे अधिकारी आए, वाइस चांसलर और अन्य लोग आए, डायरेक्टर आए उनके, तो मैंने एक बात कही कि क्या, और 2006 से बीआईटी मेसरा में पढ़ाई शुरू हुई और ये दिसंबर का महीना है जब ये बातचीत हो रही है 2005 का। मैंने एक शर्त लगा दी बीआईटी मेसरा के लोगों के सामने कि मैं तो ये सारा पैसा आपको हवाले करूंगा, आप ही बनाइए, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि बीआईटी के पहले साल की पढ़ाई उसके अपने कैंपस में आप 2006 में शुरू करेंगे। थोड़ी देर के लिए लोग सकते में आ गए कि इतनी जल्दी 8 महीना का समय है, 9 महीना का समय है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाने चाहिए। तो हमने कहा देखिए, अगर देर से करना है तब तो फिर सरकारी क्षेत्र में मकान बनेगा ही। ये तो आपकी परीक्षा है, आप कहते हैं कि हम सब काम तेजी से करेंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, सरकारी काम होगा तो कुछ कमीशन खोरी की गुंजाइश है, हम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने कहा तो कर डालिए, आप ही को करना है, खुद बना दीजिए। तो कुछ समय की झिझक के बाद लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं मंजूर। और फिर शिलान्यास की तारीख तय हो गई, आकर हम लोगों ने इसका शिलान्यास किया, और मुझे तब बेहद खुशी हुई जब सचमुच बीआईटी मेसरा के पहले साल की पढ़ाई इसी कैंपस में शुरू हुई। इस बात की चर्चा मैं हमेशा अन्य जगहों पर भी करता हूं। उसके बाद शायद उद्घाटन समारोह के बाद यहाँ आने का मुझको ऐसा लगता है कि अवसर नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या हो गया। 3 बैच निकल चुका और नई पढ़ाइयां शुरू हो गई, नए नए विभाग खुल गए, और आज मुझे खुशी है कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई अब शुरू होने जाएगी। जितने लोग इस नए विभाग में नामांकित हुए हैं सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, और बाकी लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जब यहां से निकलिए, जीवन के नए दौर में प्रवेश कीजिए, तो आपका भविष्य उज्ज्वल। मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। और आज 6 साल के बाद लगभग यहाँ आने का मौका मिला है। एक नए कोर्स की पढ़ाई यहाँ शुरू हो रही है, एक नए विभाग। उस सिलसिले में जब इन्होंने मुझे निमंत्रित किया तो मुझे
खुशी हुई। और बराबर ऐसा मुझको कभी लगा नहीं कि बीआईटी मेसरा में हम फिर देखने नहीं गए क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्योंकि अक्सर मेरा काम है पटना से बाहर निकलना, और प्रतिदिन जब भी हम इस हवाई अड्डे से उड़ते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो या ट्रेन हो, तो जरूर बीआईटी मेसरा के कैंपस को देख लेते हैं। बस एक कोने में कुछ जगह है जो और निर्मित लोगों को खटकती है, तो हमने अपने साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी पूछा, और जब आप लोग मिलते हैं तब भी हम इस बात की चर्चा करते हैं। तो अब जो कुछ भी बचा हुआ काम है और जो कुछ भी आप जरूरी समझते हैं, उनको करने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी राज्य सरकार से, जो आपकी अपेक्षा है, कुछ आपके इंटरनल रिसोर्सेज से जितना धन प्राप्त होगा, और बाकी जितने पैसे की जरूरत होगी, मैंने साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को कहा है कि उसकी स्वीकृति का प्रस्ताव मेरे समक्ष जल्दी से जल्दी लाएं, ताकि बाकी कैंपस में कुछ भी अंडर कंस्ट्रक्शन न रहे, ये पूरा हो जाए। और इससे सबसे बड़ी बात है कि बीआईटी मेसरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी जगह दी हुई है। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब ट्विन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। एक के बजाय बिहार सौभाग्यशाली है कि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन तत्काल उन्हें भी अपने कैंपस में जाने में कठिनाई होगी। जल्दी से जल्दी वो जाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी समय लगता है किसी भी काम को अपने कैंपस में शुरू करने में। तो उस बीच में उनको अपना काम करना है, अपने काम को उन्हें बढ़ाना भी है, इसलिए उन्हें भी कुछ जगह की जरूरत होगी। तो मैंने ही कहा है कि उनको ये जगह उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो अपना काम यहाँ से कर सकें और दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना तेजी से हो सके। और जो लोगों को ये उम्मीद है कि वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में आएगी, गया में, तो उससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा, और वाकई लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और बीआईटी मेसरा से हमने शुरुआत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम की, और बीआईटी मेसरा तत्काल एनआईटी पटना तो पहले बन गया, जब केंद्र में हम लोग थे तभी वो बन गया। एनआईटी वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था नहीं। जब निर्णय हुआ कि सारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एनआईटी में अपग्रेड किया जाएगा, तो उस समय तो चूंकि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भले ही पुराना कॉलेज था, 100 साल पुराना, लेकिन वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तो झारखंड में चला गया था वो तो, लेकिन बिहार में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, और देश के 10 सबसे पुराने कॉलेजों में उसका शुमार है। जिस समय 6ठा या 7वें नंबर, 4th, तो उतना पहले का वो इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उस समय केंद्र में थे जोशी जी, शिक्षा मंत्री थे, उनसे हमने आग्रह किया, और फिर अंतोगत्वा कैबिनेट ने मंजूरी दी, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में अपग्रेड हुआ। वहाँ पढ़ने का अवसर मुझको भी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिला था, तो मुझको भी लगा कि जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में पढ़े, उसके लिए कुछ करने का अवसर मिला, तो मुझे बेहद खुशी हुई थी उस समय। और अब तो एनआईटी का बड़ा कैंपस बनने जा रहा, बनेगा, जल्दी से जल्दी बने। तो एनआईटी तो पहले से था, शुरुआत हुई है बीआईटी मेसरा के पटना कैंपस, और आईआईटी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे खुशी, एक दौर तो ऐसा आया मुझको लगा कि अब होगा नहीं, क्योंकि शुरू में बात चली थी कि आईआईटी जापान के सहयोग से बनेगा, और जब जापान के सामने आईआईटी पटना का प्रस्ताव पोज नहीं किया गया, तो हम लोगों को लगा कि पता नहीं छूट जाएगी। लेकिन खैर, हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और अंतोगत्वा केंद्र ने पटना में भी आईआईटी खोलने का निर्णय लिया। लेकिन अभी अब आईआईटी का तो अपना कैंपस डेवलप हो रहा, लेकिन उस आईआईटी में भी 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लोग निकल गए। तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो बीआईटी से 3 बैच निकल गया,
IIT से एक बैच निकल गया और उसके अलावे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बना, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना और हमने अब ज्ञान विश्वविद्यालय की आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो इस तरह से अनेक काम हुए। निफ्ट भी बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी सब कुछ राज्य सरकार ही देती, लेकिन केंद्र को चलाना पड़ता है तो वो चल रहा है। तो इस तरह से अनेक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट स्थापित हुए। मेडिकल कॉलेज, हमारा IGIMS था, वहां मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो गई। अब लग रहा है इस साल से एम्स पटना में भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 3 मेडिकल कॉलेज तो सरकारी क्षेत्र में खोलना प्रस्तावित है। MCI का जरा नाज नखरा कुछ ज्यादा होता है, खास करके सरकारी कॉलेजों के मामले में नाज नखरा जरा ज्यादा दिखाते हैं। उतना नाज नखरा निजी कॉलेजों के बारे में नहीं देखते हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज अगर हो तो थोड़ा दिखाते हैं। उसका परिणाम है कि 2 साल से विद्या के लिए और पावापुरी के लिए मंजूरी नहीं मिल रही है। अभी हाल में फिर हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने, उनको बुलाया हमने, अगस्त महीने में आएंगे तो फिर अपना टुकड़ा रोएंगे। हमारा काम है अपना टुकड़ा रोना, अपनी आवाज बुलंद करते रहना। यही करते करते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक के बजाय 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, किसी की बात हो गई, तो इसी तरह से और काम भी होगा। लेकिन शुरुआत में फिर तीसरी बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, शुरुआत हुई है BIT मिश्रा के पटना कैंपस। जब शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर आगे काम में बाधा आती है, लेकिन वो सब बाधा दूर हो जाती है, वही हम देख रहे हैं। इसलिए BIT मिश्रा का पटना कैंपस खूब फले फूले तरक्की करे। हम लोगों से जितना भी बन पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। कठिनाइयां हैं, आप लोग तो पहली फुर्सत में जमीन मांगते हैं, बगल में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के लोग भी आजकल नखरा दिखा रहे हैं, हम जानते हैं, तो हमारे साथ सब नखरा ही दिखाते हैं। कोयला मांगते हैं तो उसके लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। बिजली सबको चाहिए और बिजली के जनरेशन के लिए कोयला की जरूरत है, तो उसके लिए कोयला निकलने में भी संकट होता है। सब तरह के संकटों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों में अब एक उत्साह का भाव, फिर से लोगों को अपने पुराने गौरवशाली अतीत का एहसास है और सबके मन में ये तमन्ना है कि फिर से बिहार आगे बढ़े। उसमें आप सब लोगों का योगदान है। बिहार के लोग पढ़े, बिहार के बाहर के लोग यहाँ पढ़े, आप कहीं भी जाइए, देश की सेवा कीजिए। हर आदमी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन सिर्फ चाहिए ही ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समाज ने आपके निर्माण पर खर्च किया, आपको इस लायक बनाया है कि आप लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी प्राप्त कर सके, तो आपका भी दायित्व है कुछ पे बैक की लौटाइए। और इस दृष्टिकोण से, और मुझे खुशी है इन दिनों बिहार में कई लोग जो बिहार के बाहर सेटल्ड हो गए, विदेशों में हैं, अब उनकी जब चिट्ठियां मिलती है, उनके प्रस्ताव मिलते हैं कि हम यहाँ काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो एक सुबह जहां से ज्ञान की गंगा निकली थी, बीच के दौर में बंद पड़ गई, फिर से उसकी शुरुआत हो रही है और सभी चीजों के ऊपर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हो रही है। प्रोफेसर अमर सेन उसके पहले चांसलर हैं, राष्ट्रपति तो विजिटर होते ही हैं, अभी हाल में ही आए थे, फिर आएंगे। अब उसके निर्माण का कार्य गति पकड़ेगा तो एक वातावरण बनेगा।
बिहार से बहुत लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब उसकी संख्या में कमी आएगी और हम तो चाहेंगे कि बाहर के लोग अधिक से अधिक आकर यहाँ पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें और इसको याद रखें। तो आपका कैंपस भी बहुत सुंदर है और बड़ी प्रसन्नता हुई आप सब लोगों को जब टीम कैंपस डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि स्विमिंग पूल यहाँ बनेगा तो कितना तैराकी भी ऐसी कीजिए कि ओलंपिक का मेडल भी जीत पाए। अगर यहाँ के लड़के नासा के काम में सहयोग कर सकते हैं तो ओलंपिक क्यों नहीं जीत सकते? इरादा बुलंद होना चाहिए। और बिहार में तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, बहुत जरूरत है। इतना काम हो रहा, इतनी एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे बिल्डिंग हो, रोड्स हो, ब्रिजेज हो, सब प्रकार की एक्टिविटी है। और आर्किटेक्ट को तो यहाँ बेरोजगार रहना ही नहीं पड़ेगा। जितनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जितना एडमिशन ले सकते हैं लीजिए, लोगों को पढ़ाइए, लोग ट्रेन होंगे और लोगों को काम भी मिलेगा और बेहतर ढंग का मकान बन पाए और दूसरे स्ट्रक्चर बन जाए। आज बहुत ज्यादा जोर है ग्रीन बिल्डिंग पर, कम से कम ऊर्जा की खपत हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और हम जो जितने भी नए बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें इन बातों का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लिए एकेडमी बन रही हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा हो, या पटना में कई मकान बन रहे हैं, या जो बिहार म्यूजियम बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मानक के मुताबिक। अब दुनिया भर के कंसल्टेंट आ गए, लॉर्ड्स कंसल्टेंट्स यहाँ आ गए, मार्की एंड एसोसिएट्स उसका निर्माण करने के लिए आ गए।